नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट हल किए थे वो टेबुलेशन क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था, और आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसी का आगे का पार्ट जैसे टेबुलेशन और हिस्टोग्राम पे बेस्ड होगा। और हिस्टोग्राम के साथ साथ जो अजाइब कर्व और इत्यादि हमने किया हुआ पढ़ा हुआ है क्लासेस में, उसके जो एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस की हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है जो क्लासेस में अगर छूट गए होंगे कुछ, तो उनको हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। ये L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम का लिंक। अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे तो वो एक ऐप इस लोगों के साथ दिखाई देगा, और एक ऐप इस लोगों के साथ दिखाई देगा। तो ये इसके साथ साथ आप वहाँ पे लॉगिन करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन इन द डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है उसका क्या काम होता है, इस पर पहला क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन इन डेटा एनालिसिस, इसमें पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि ये होता है ग्रुपिंग डेटा इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स। ध्यान में रखिएगा कि ये होमोजीनियस जो ग्रुप्स होते हैं इनमें हम डेटा को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया था कि क्लास इंटरवल हमारे पास यहाँ पे बनाया जाता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कुछ इस तरीके से हमारे पास क्लास इंटरवल्स बनाए जाते हैं। फिर इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हम लोग। तो ये जो तरीका होता है ये होमोजेनिटी को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हम कुछ इस तरीके से अपने डेटा को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं जहाँ पर हमारा जो क्लास इंटरवल है वो लगभग लगभग होमोजीनियस हो। जैसे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्ट्रेटा जब हम बनाते हैं तो वो स्ट्रेटा कुछ इस तरीके से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने आप में होमोजीनियस हो, विद इन स्ट्रेटा हम लोग होमोजीनियस हो, और उसके साथ साथ जो हमारा अदर जो स्ट्रेटा है वो अपने आप में हेट्रोजीनियस हो, मतलब बिटवीन हेट्रोजीनियस हो और विद इन होमोजीनियस हो। इस तरीके से कुछ हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन क्लासिफिकेशन द क्राइटेरिया चूजन द कैटेगराइज डेटा इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेसिक जो हमारे पास होता है क्राइटेरिया कि जिस पर हम बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेस होता है जो, उसी के बेस पर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव डेटा इज कॉल्ड। क्वालिटेटिव डेटा पे जो हमारा बेस्ड क्लासिफिकेशन होगा उसको क्वालिटेटिव हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच क्लासिफिकेशन ग्रुप्स डेटा अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के अनुसार आपको बताया गया था कि टाइम सीरीज डेटा होता है, और टाइम सीरीज डेटा को हम लोग यहाँ पर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा में क्वालिटी के बेस पर क्लासिफिकेशन होता है, क्वांटिटेटिव डेटा में क्वांटिटी के अनुसार क्लासिफिकेशन होता है, स्पार्शियल डेटा में कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन या इस तरीके की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बातें करते हैं। लेकिन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन में हम लोग टाइम सीरीज डेटा की बात करते हैं, जहाँ पर यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड दिया रहेगा कि 2010, 2011 इस तरीके से कुछ टाइम दिया रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन या कुछ इधर चीज़ें दी रहेंगी, तो इनका हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा। टेबुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो टेबुलेशन में सॉरी टेबुलेशन में देखेंगे जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का जो बेस होता है वो रैंडम ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से हम नहीं यहाँ पे इनको डिनोट करते हैं। उनमें हम एक सिस्टमेटिक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं कि जब हम टेबल बनाते हैं तो जो हमारे पास टेबल बन के आती है फाइनली, वो हमारा एक सिस्टमेटिक टेबल होती है। चाहे वो यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास रो या कॉलम का पोर्शन होता है, इसको हम बताए थे वहाँ पर कि इसको स्टब बोलते हैं, इसको कैप्शन बोलते हैं, और यहाँ पर जो मेन पार्ट होता है इसको बॉडी बोलते हैं टेबल में। और ये इस तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं कि हमारा डेटा सिस्टमेटिक लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द हॉरिजॉन्टल रो, जस्ट अभी जो एक्सप्लेन किया है यही है
द हॉरिजॉन्टल रो इन ए टेबल इज कॉल्ड। तो इसमें हॉरिजॉन्टल रोज जो हमारे पास है इनको रोज ही कहते हैं, लेकिन इसको इसको यहाँ पर स्टब भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, स्टब्स भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अब स्टब्स है नहीं, इसलिए हमारे पास इसका ऑप्शन जो होगा वो रो ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन का पर्पज क्या होता है? तो टू इंटरप्रेट रॉ डेटा डायरेक्टली, ये गलत है। टू प्रेजेंट डेटा इन कम्पैक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, तो यही ऑप्शन होगा। टू इंश्योर रैंडम डेटा अरेंजमेंट, रैंडम डेटा का अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होता। टू इंक्रीज डेटा वैल्यू, ये भी नहीं होता ऑप्शन। तो टू प्रेजेंट डेटा इन ए कम्पैक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ये होता है टेबुलेशन का मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डेटा शोज द इंटायर डेटा विदाउट एनी समरी। जो हमारे पास डेटा होता है वो किस तरीके का डेटा होता है जिसमें समरी नहीं होती है। तो इसमें नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास सिंपल टेबल होती है उसमें समरी हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टेबल में हम लोग लिखते हैं समरी, और फिर उसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी टेबल होता है इसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ समरी लिखते हैं। समरी का पोर्शन का मतलब ये हो गया कि जब आप टेबल बनाते हो, यहाँ पे कैप्शन और यहाँ पे स्टब का पोर्शन आया, ये पोर्शन हुआ आपका बॉडी का, तो यहाँ पर कुछ फुट नोट्स या कुछ इस तरीके से स्टार मार्क लगा के यहाँ पे चीज़ें लिखी रहती है टेबल के नीचे, और इन्हीं को हम कहते हैं ये हमारा समरी का पोर्शन है, ठीक है। तो सिंपल टेबल जो हमारे पास होती है इसमें समरी का पोर्शन नहीं होता है। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, ए टेबल दैट इज यूज टू प्रेजेंट मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। ध्यान में रखिएगा ये चीज़ आपको बताई गई थी, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स या मल्टीपल लेयरिंग जो हमारे पास टेबल में होती है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो ए टेबल दैट इज यूज टू प्रेजेंट मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स टेबल। एक कॉम्प्लेक्स टेबल होता है, सिंपल टेबल नहीं होता, ना फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, ठीक है। मल्टीपल टेबल में आपको बताया गया था कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारा मेन फ्रेम चीज़ें होती हैं, और फिर इसके साथ यहाँ पर हम इन चीज़ों को पुनः एक या दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज करिए कि यहाँ पे हमारे पास रो है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर नंबर है या मार्क्स है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब फिर यहाँ पे इसका हम डिवीजन कर दें कि मैथ, स्टैट, फिजिक्स, इस तरीके से चीज़ें, और फिर यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं इसमें हम इनको लिख दें यहाँ पे कि बॉयज़, गर्ल्स, इस तरीके से आगे चीज़ें, रूरल, अर्बन, इस तरीके के। जब हम मल्टीपल लेयर में हमारे पास क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स टेबल का क्लासिफिकेशन है। अगला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी डेटा, ये गलत है। अरेंज डेटा इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा सही होगा क्योंकि हम डेटा की अरेंजिंग करते हैं उस केस में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि डेटा का अरेंजमेंट करते हैं इन सम कैटेगरीज, ठीक है। और रैंडम डेटा, शॉर्ट डेटा, अल्फ़ाबेटिकली, ये सब नहीं होता, ये अरेंजमेंट होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, तो ये आपको बताया गया था क्लास इंटरवल होता है। रेंज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता। जब हम लोग पढ़ते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि रेंज एक मेजर ऑफ डिस्पर्सन आता है, और इस केस में हम यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होती है उस टेबल में या उस रॉ डेटा में, उन दोनों का डिफरेंस रेंज कहलाता है। फ्रीक्वेंसी और मोड आप लोग जानते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोग पढ़ चुके हैं मोड क्या होता है। फिर अब इसके बाद इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल द फ्रीक्वेंसीज रिफर्स टू, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप बताइए क्या होगा कि टोटल डेटा पॉइंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू, मान लीजिए कि यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखा है और इधर फ्रीक्वेंसी लिखी है 0 से 10 क्लास इंटरवल, मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, तो ये नंबर ऑफ अकरेंस होता है कि इस इंटरवल में कितने लोग बिलोंग कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू। फिर नंबर ऑफ क्लासेस ये नहीं होगा, एवरेज वैल्यूज भी नहीं होगा आपके केस में। ठीक है, फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर डेटा इज ग्रुप्ड इनटू इंटरवल्स। डेटा इज ग्रुप्ड इनटू इंटरवल्स। तो अब यहाँ पे बताइए कि हमारे पास डेटा जब ग्रुप कर दिया जाता है, तो अपने से यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में ही आंसर आपका लिखा है ग्रुप्ड इनटू इंटरवल्स। तो जब हमारे पास ग्रुपिंग हो जाए तो जाहिर सी बात है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि हम सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देते हैं, और सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में हमारे पास क्या है कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एक्स और एफ का मान दिया रहता है। ग्रुपिंग में क्या कर देते हैं कि हम वो जो रॉ डेटा हमारे पास है उसको हम डिवाइड करके कुछ क्लास इंटरवल या कुछ नंबर ऑफ क्लासेस के बीच में हम उसको ग्रुपिंग कर देते हैं, जिससे वो टेबल या जो क्लासिफिकेशन है वो देखने में अच्छा लगने लगता है, और कुछ उसका सिग्निफिकेंस होने लगता है, कि कुछ उसका यूज होने लगता है, कि उसमें मीन मीडियन मोड का मान जिस तरह जो हमें कैलकुलेट करना होता है हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाई। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अभी बता रहे हैं कि एडिशन होता है। एडिशन किसका होता है? सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज का। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्टिंग सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज ये गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल आपको बताया गया था, मान लीजिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके से है। यहाँ 2, 4, 6 है फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसको 2 लिखते हैं, फिर यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। इस तरीके से हम लोग ऐड करते हुए चले जाते हैं नीचे तक। और ग्रेटर देन में क्या करते हैं, यही स्टेप नीचे से करते हैं, लेकिन सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इज कॉल्ड। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन, तो ये नहीं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। जैसे मतलब A4 साइज के पेपर में सभी स्टूडेंट्स के नंबर एक साथ ऐसे लिख दिए जाएं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन तो हुआ ही नहीं ना। फिर टेबुलर फॉर्म, टेबल तो हमने बना ही नहीं। टेबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफ भी नहीं बना। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट ही लिखे गए हैं हमारे पास, इसलिए टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हमारे पास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेयर क्लासिफिकेशन इज डन फर्स्ट आर टेबुलेशन। तो आपको बताया गया था कि क्लासिफिकेशन इज द बेसिस ऑफ टेबुलेशन। तो अब आप जस्ट बताइए कि टेबुलेशन पहले होगा या क्लासिफिकेशन? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन प्रीसीड्स टेबुलेशन। ठीक है, टेबुलेशन के जस्ट पहले का जो स्टेप होता है वो हमारा क्लासिफिकेशन ही होता है। और अगला क्वेश्चन है कि द फॉर द मिड वैल्यू ऑफ दिस 25, 34, 43, 53, 61, 70 द फर्स्ट क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो फर्स्ट क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बताया गया था आपको कि जो स्टर्स रूल हम बताए थे उसमें नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लास के लिए क्या बताया गया था, 1 प्लस, एक सेकेंड, 1 प्लस 3.22 log n। और क्लास इंटरवल क्या था यहाँ पे? तो ये क्या था, क्लास इंटरवल हमारे पास जो लिखा गया था ये था मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान, इसको हम के से लिखते थे यहाँ पे के की वैल्यू। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास इसका मान आता था नंबर ऑफ क्लासेस और क्लास इंटरवल का, उसमें जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता था, जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट होता था, उसी के आसपास से हम लोग शुरू करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमारे पास 10-10 का क्लास इंटरवल ले रहे हैं तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास कुछ अलग सा यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 4, 9 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको जनरली नहीं लेते हैं हम लोग। ठीक है, 24 to
34.5। तो इस तरीके से नहीं, 5 या 10 के इंटरवल में हम चलते हैं, 20 to 30 और 25 to 35.9। तो यहाँ पर इसका जानते हैं मान कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 2 4 2 6। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 + 3.22 log 6। और जब इसका मान कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 25.9 से 29.5 के आसपास जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि इन एन एक्सक्लूसिव टाइप डिस्ट्रीब्यूशन द लिमिट एक्सक्लूड्स। तो हमें एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कौन सी लिमिट हमें एक्सक्लूड इन इंक्लूसिव टाइप डिस्ट्रीब्यूशन द लिमिट एक्सक्लूड्स आर। तो यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट्स का एक्सक्लूजन होता है वो नॉर्मली हम लोग अपर लिमिट्स का एक्सक्लूजन करते हैं, लोअर लिमिट को हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अपर लिमिट्स का इंक्लूजन नहीं करते हैं हम लोग यहाँ पे जो इंक्लूजन करते हैं वो लोअर लिमिट का इंक्लूजन करते हैं और अपर लिमिट को एक्सक्लूड या फिर कुछ अदर टर्म हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास अगला जो क्वेश्चन है, A series showing the set of all distinct values individually with their frequency is known as। जब हमारे पास कोई भी सीरीज डेटा सेट कुछ इस तरीके से शो कर रहा हो तो उसको हम लोग सिंपल तरीके से सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। ठीक है, अगला क्या है, ए सीरीज, अच्छा, ए सीरीज शोइंग द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज इंडिविजुअली विद देयर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए सीरीज शोइंग द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑल क्लास देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज। तो ये क्वेश्चन जो है देखेंगे तो अच्छा, इनमें जो फ्रीक्वेंसीज हैं ध्यान दीजिएगा दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। ए सीरीज शोइंग द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज इंडिविजुअली, इंडिविजुअल तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है तो इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और यहाँ पर क्या है कि शोइंग सेट ऑफ ऑल वैल्यूज इन क्लासेस विथ देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ये टर्म जो लिखा गया है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास आ जाती है तो ये हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा क्योंकि हमारे पास जो ये टर्म है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज का, इससे हमारा जो है नंबर चेंज हो जाएगा या फिर ग्रुपिंग चेंज हो जाएगी, इसलिए हमको ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होगा। फिर इसके बाद इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 200, मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क अर्नड आर 90 and 10 respectively, for distribution of a mark the class interval is। तो अब यहाँ पे क्लास इंटरवल का बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास इंटरवल के लिए आपको बताया गया था कि पहले नंबर ऑफ क्लासेस हम लोग निकालेंगे k। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 3 log 3.22 3.22 log n। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3.22 और log 200। ठीक है, log 200। तो अब यहाँ पर देख लेंगे log 200, जब हमारे पास log 2 का मान ये है तो log 200 का मान 3.22 और इसको हम लिख देंगे क्या कि log 2 + log 100, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना log 2 × 100, तो log m × n, log m + log n। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3.22 और log 2 का मान 0.30 और log 100 का मान, इसको 10⁻² करेंगे तो ये 2 log 1, हाँ log 0 इन्फिनिटी होता है और ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, log 1 आएगा, 10⁻² कर देंगे 2 log 10
अच्छा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो log 10 का मान यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अच्छा, हाँ चलिए, अच्छा ये कैलकुलेट कर लीजिएगा कुछ जो भी इसका मान आए। हमें क्या करना है मेनली, क्या हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना है। तो हमारे पास 90 और 10 हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यूज हैं लगभग लगभग 10 के आसपास, ध्यान में रखिएगा ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं देता है, ये आपको अप्रॉक्सीमेशन में ही चलना पड़ता है अपनी सुविधा के अनुसार। तो जो हमारे पास यहाँ पर क्लासेस हैं, जो क्लास इंटरवल्स हैं, इनको हम कोशिश करेंगे कि 10-10 के क्लास इंटरवल में हम लोग डिवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ पर 10-10 के आसपास का हम कोशिश करेंगे डिवाइड करने की, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास इसका कैलकुलेशन आ रहा है वो कैलकुलेशन लगभग 9 के आसपास जा रहा है, तो हम इसको 9 के रूप में कंसिडर करेंगे, ठीक है। मतलब ये आप चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ये फार्मूला आपको बताया गया है ना, यहाँ पे के आ जाएगा तो क्लास इंटरवल हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान के। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 10 अपान भाई मैक्सिमम और मिनिमम मान हमारे पास ये हैं और के का मान जो आएगा यहाँ पर, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे के का मान जो हमारे पास आएगा वो 1.3 और log 2 है, तो 3 त्रिकोण 9 4 4 5, हाँ लगभग इस तरीके से आएगा कुछ हमारे हिसाब से। जो 90 टू 100 के बीच में मान 90 और 10 हमारा है, इसका मतलब है कि ये 0 से हम शुरू करेंगे और 100 तक जाएंगे, 0 से 10 और 100 से 90 से 100, कुछ इस तरीके से हमारे पास क्लास इंटरवल लेंगे। तो मान के चलिए कि हमारे पास ये लगभग लगभग हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस जो होंगी वो 10 होंगी, और 10 जब नंबर ऑफ़ क्लासेस लेंगे तो ये 8 आएगा, और इसी को हम लोग ये 8 आएगा तो इसको हम नियर अबाउट 9 कंसिडर करेंगे, ये हमारा 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मान थोड़ा सा कुछ देख लीजिएगा, ये मान कैलकुलेट करिएगा तो हमारे हिसाब से ये मान आपका कुछ 3 त्रिका 9 और 0.967 लगभग 5 या 6 के आसपास आएगा। तो 5-6 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट, भाई मार्क है ना, तो मार्क यहाँ पे मैक्सिमम ये पाया है, मिनिमम ये पाया है। तो लेकिन हमारा पूर्णांक ऐसा तो है नहीं कि 10 नंबर का पूर्णांक था, 9 नंबर का पूर्णांक था, हमारा पूर्णांक तो रहेगा हर 100 नंबर का। तो 100 नंबर का जब पूर्णांक रहेगा तो उसमें 0 से 10 और 90 टू 100 वालों को छोड़ नहीं सकते, उसमें भी क्लास इंटरवल हमारे पास बनानी पड़ेंगे, भले ही वहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 हो, ठीक है। तो वो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, और लगभग ये मान 10 क्लास फ्रीक्वेंसीज में जहाँ कन्वर्ट करेंगे, ये लगभग इसका हमने मान माना है कि के का मान 10 आएगा, तो 10 के आसपास आएगा, तो ये लगभग इस अप्रॉक्सीमेशन है, ध्यान में रखिएगा अप्रॉक्सीमेशन है। और इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके अगर एग्जाम में आते हैं तो एग्जैक्ट मान आपको शायद बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इफ द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इज दिस, द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। तो मिड पॉइंट आपको बताया गया था कि मिड पॉइंट का मान होता है लोअर प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 10 प्लस 40 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 25, तो आपका 25 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इन ए ग्रुप्ड डेटा द नंबर ऑफ क्लासेस सॉरी द नंबर ऑफ केसेस प्रिफर्ड आर। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो नंबर ऑफ केसेस प्रीफर किए जाते हैं वो इस तरीके से प्रीफर किए जाते हैं कि ना मिनिमम पॉसिबल हो, ना मैक्सिमम पॉसिबल हो, ना आर्बिट्रेरी चूजन हो, ये एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब पर्याप्त नंबर ऑफ क्लासेस जो है, या हम उस केस में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रेफर करते हैं। नंबर ऑफ केसेस ना हो के यहाँ पे क्लासेस होना चाहिए था, नंबर ऑफ ये क्लासेस होना चाहिए था, ठीक है। क्लासेस हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त क्लासेस हो, जैसे अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में कि 90 और 10 हमारा मैक्सिमम मिनिमम मान दे दिया गया है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 0 और 0 से 9 या 10 तक और या 90 से अप टू 100 तक को इग्नोर कर दें, क्योंकि उसमें जितना हमारा जो क्लास इंटरवल है, जो नंबर है, ऑब्वियस सी बात है कि 90 नंबर अगर किसी बच्चे ने पाया हुआ है तो उसका जो मैक्सिमम मार्क होगा, जो पूर्णांक होगा उस एग्ज़ाम का, वो 100 ही रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि 90 ही पूर्णांक था और 90 नंबर उसने पाया था। तो ये चीज़ें कुछ अपने अनुभव पे भी डिपेंड करती हैं कि आप लोग कितना इसकी प्रैक्टिस किए हो। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे एडिक्वेट हम कुछ इस तरीके से नंबर लेने की कोशिश करते हैं। फिर क्लास इंटरवल्स आर मेजर्ड एज, तो क्लास इंटरवल मेजर कैसे किया जाता है? डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट होता है, तो सम ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट ये गलत है, हाफ ऑफ द सम ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट ये भी गलत है, ये तो मिड पॉइंट होता है, और हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट ये भी गलत है। द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट का मान जो होगा ये हमारे पास क्लास इंटरवल बताता है। अगला क्वेश्चन है कि द क्लास इंटरवल ऑफ द कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 और 40 to 49, 50 to 59 इज, तो क्लास इंटरवल अब बताइए कि क्या द क्लास इंटरवल ऑफ द कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा इज। तो अब क्लास इंटरवल यहाँ पे जस्ट अपर और लोअर लिमिट का यहाँ पे डिफरेंस निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल आपका क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है यार, डिफरेंसेस यहाँ पे देख लीजिए ना, डिफरेंसेस 9 का है तो क्लास इंटरवल का डिफरेंस 9 हो जाएगा। अगर ये 20 तक होता, या इसको अभी कहा जाता कि हमें इसको पहले अरेंजिंग करना है, पहले इसको बढ़ाना है, मतलब इसको कंटिन्यूअस करना है। कंटिन्यूअस करने के लिए आपको बताया गया था कि अपर और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, फिर अपर लिमिट में उसको हम अपर लिमिट में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं ये जो आएगा मान, और लोअर लिमिट में उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मान आएगा वो हमारा रेगुलर क्लास इंटरवल का हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं है, हमें सिंपली क्लास इंटरवल निकालना है, तो क्लास इंटरवल आप डिफरेंस देख लीजिए, सभी में 9 का डिफरेंस, इसलिए 9 हो गया। एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ अनसर्टेन फर्स्ट और लास्ट क्लास इज नोन एज, तो पहली और अंतिम जो हमारे पास क्लास इंटरवल है वो अनसर्टेन है, मतलब क्या कि उसकी अपर बाउंड्री या लोअर बाउंड्री फिक्स नहीं है। ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ अनसर्टेन फर्स्ट और लास्ट क्लास इज नोन एज, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 0 से 10 ऐसे लिखा है, तो 0 और 10 ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो इस टाइप की क्लास को एक्सक्लूसिव क्लास नहीं कहते, इंक्लूसिव भी नहीं कहते, ओपन एंड क्लास कहा जाता है कि एक तरफ से ओपन है दूसरी तरफ से एंडेड है। इसमें इस लिमिट को हम 0 से x से 10 ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे इक्वलिटी रहेगी और यहाँ इक्वलिटी नहीं रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू लेस देन 5 या लेस देन 10, लेस देन 15, जो इस तरीके से फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, ये किस टाइप की फ्रीक्वेंसीज हैं? तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एक्सक्लूसिव टाइप की हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कहीं, इक्वल जो टर्म है वो कहीं नहीं आया है। ठीक है, मतलब अपर लिमिट को कहीं इंक्लूड नहीं किया गया है, चाहे वो लेस देन 5 हो, लेस देन 10 हो, लेस देन 15 हो, तो ये एक्सक्लूसिव क्लास फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि इसमें अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है डेटा कैन बी वेल डिस्प्लेड और प्रेजेंटेड बाई, तो डेटा हमारे पास जो होता है, जो हमारे पास रॉ डेटा होता है, वो उसको हम किस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं? स्टेम एंड लीफ इसमें कर सकते हैं। कोई भी हमारा जो डिजिट होती है उसका पहला जो पार्ट होता है, पहला जो स्टेप होता है, इसको स्टेम कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम लीफ कहते हैं। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं क्रॉस क्लासिफिकेशन, 2 और मोर डायमेंशनल टेबल, हाँ ये भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है 2 अगर ऑप्शन सही है तो यही ऑप्शन होगा, मतलब ये भी आपका सही ही होगा। क्रॉस क्लासिफिकेशन आपको अगर ना पता हो तो बता दिया जाए कि क्रॉस क्लासिफिकेशन में करते हैं कि एक दूसरे के क्रॉस में जो है कुछ इस तरीके का डेटा हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अर्बन
स्टूडेंट दिए गए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हैं, और ये अर्बन है, ये रूरल है। और फिर इसके बाद यहाँ पर लिख दिया गया कि बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, और इसमें इस तरीके से डेटा दिया गया कि यहाँ पर एक लाइन लिख दी जाए कि नंबर ऑफ बॉयज़ इन रूरल एरिया। यहाँ पर जो डेटा दे दिया गया कुछ इस तरीके से डेटा दिए जाएं, या आपको कह दिया जाए कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पर 10-15 हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेट कितना होगा। यहाँ इस तरीके से जो आपका क्रॉस क्लासिफिकेशन होता है वो इसी तरीके से कुछ एग्जिस्ट करता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ए सिंपल टेबल रिप्रेजेंट्स। सिंपल टेबल क्या रिप्रेजेंट करती है? ओनली वन फैक्टर आर वेरिएबल, टू आर मोर, ये मोर लिखा जाएगा, मोर डायमेंशनल टेबल, ऑल द एबव वेरिएबल, और अच्छा ऑल द एबव, तो ये दो पार्ट में 2 बार हो गया है। तो इसमें आप हमें बताइए कि क्या होगा। तो सिंपल टेबल में जस्ट नॉर्मली हम बताए थे कि यहाँ पे वन डायमेंशनल या वन फैक्टर ही होता है, यहाँ पे वन वेरिएबल ही होता है सिंपल क्लासिफिकेशन में। एक कॉम्प्लेक्स टेबल रिप्रेजेंट्स, कॉम्प्लेक्स टेबल, अब जस्ट यहाँ पे एक स्टेप एक्सक्लूड, मतलब यहाँ पे वन फैक्टर इंक्लूडेड था सिंपल में, तो यहाँ पर वन फैक्टर ना होगा, यहाँ 2 फैक्टर होगा। ऑलवेज 2 फैक्टर आर वेरिएबल, नहीं 2 आर मोर फैक्टर, ठीक है, 2 आर मोर फैक्टर, 2 आर मोर फैक्टर यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं जहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स टेबल होती है। फिर इसके बाद अगला है कि द हेडिंग ऑफ द रोज गिवन इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल इज कॉल्ड। तो हेडिंग आपको जस्ट बताना है। तो हेडिंग क्या होती है? रो की हेडिंग आपको जस्ट बताया गया था कि यहाँ पे कॉलम की जो हेडिंग होती है इसको हम कहते हैं कैप्शन, और इसको हम कहते हैं स्टब। तो रो की हेडिंग हमारे पास, यहाँ पे रो की हेडिंग पूछ रहा है तो ये स्टब होता है, और यहाँ पे जो मेन पार्ट होता है इसको हम कहते हैं बॉडी। ठीक है। अब ये हमारा हुआ अगला क्वेश्चन, द कॉलम हेडिंग ऑफ टेबल इज नोन एज। तो कॉलम हेडिंग के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? इसको कैप्शन बोलेंगे फिर। ठीक है। अगला है द सीरीज प्लेसेस ऑफ द टाइप। तो जब आपके पास प्लेसेस दे दिए जाएं तो उस केस में कौन सा डेटा होता है? जब आपको बताया गया था कि फ्रीक्वेंसी टाइम सीरीज डेटा, जियोग्राफिकल डेटा, या फिर जो हमारे पास स्पार्शियल डेटा था, इन सब की चर्चा हम लोग क्लास में कर चुके हैं। तो ये हमारा जब यहाँ पे स्थान दे दिया गया, ज्योग्राफी दे दी गई, तो ये हमारा जियोग्राफिकल डेटा हो जाएगा। अगला है कि सीरीज, अब यहाँ पे टाइम और प्रोडक्शन दिया गया है, तो इसको किस कैटेगरी में हम लोग लिखेंगे? इंडिविजुअल डेटा सीरीज है नहीं, कंटिन्यूअस है नहीं, डिस्क्रीट है नहीं, यहाँ पे ये टाइम होगा, टाइम नहीं, ये टाइम होगा, टाइम सीरीज डेटा होगा ये। ठीक है। ये टाइम सीरीज डेटा है जब आपके पास टाइम और उसके साथ वेरिएबल का मान दिया गया हो। अगला है आपके पास कि द इनकम ऑफ 5 पर्सन्स इज एज फॉलोज, द एबव सीरीज इज ऑफ टाइप। तो अब यहाँ पे आप बता दीजिए हमें कि इंडिविजुअल आदमी है, उसके साथ साथ उसकी इनकम दी गई है, मंथली इनकम दी गई है। तो इस टाइप का जब भी हमारे पास डेटा होगा इसको हम क्या कहते हैं? तो इस टाइप के डेटा को इंडिविजुअल सीरीज डेटा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ रेंज वगैरह डिसाइड नहीं की गई है। तो यहाँ पर डिस्क्रीट कंटिन्यूअस वेरिएबल की हम बात ही नहीं करेंगे, ये हमारा इंडिविजुअल डेटा होता है। अगला क्वेश्चन है, फिर अब यहाँ पे सीरीज है, मार्क है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब यहाँ पे 0 20 to 30, ये 20 to 30 है, डैश रहेगा बीच में, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके से 70 to 80 तक आपके पास दिया गया है। इस प्रकार का जो डेटा होगा आपका, बताइए हमें कौन सा डेटा होगा? ये डिस्क्रीट डेटा होता नहीं, इसी को हमने कंटिन्यूअस डेटा कहा था। ठीक है। इंडिविजुअल भी नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल में एक एक आदमी का डेटा दिया रहता है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, तो बोथ ए एंड बी, कंटिन्यूअस डिस्क्रीट दोनों हो सकता है, दोनों टाइप का आपको बताया गया है। फिर इसके बाद एंड इंडिविजुअल सीरीज ईच वेरिएट वैल्यू। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास जो वेरिएट होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज किस तरीके से होती हैं?
तो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे x होगा या और यहाँ पे f होगा। इंडिविजुअल डेटा, जब यहाँ पर देखिए अगर हम लिख दिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये मार्क है, स्टूडेंट का मार्क्स है, और ये मान लीजिए कि 30, 32, 48, 45, मान लीजिए आउट ऑफ 50 में हमारे पास 50 नंबर का पूर्णांक है और उसमें ये बच्चों ने नंबर पाया हुआ है। तो अगर यहाँ पे 2, 4, 5 इस तरीके से लिख दिया जाए तो ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास जो डेटा है ये 1, 1, 1 रहेगा, कि हर एक जो हमारे पास नंबर है वो एक एक स्टूडेंट का ही है, जैसा कि यहाँ पे अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पे पर्सन्स दिए गए हैं, इंडिविजुअल पर्सन दिए गए हैं ABCDE और उनकी इनकम दी गई है। तो ये हमारे पास जो डेटा होगा ये कहीं ओवरलैप नहीं करेगा, ना किसी एक कंटिन्यूअस या फिर क्लास इंटरवल में भी नहीं लिखा जाएगा। इस टाइप के डेटा को हम इंडिविजुअल डेटा कहते हैं और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो ये हैज फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हो गया अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब स्टेटमेंट जो ट्रू है इसका आपको बताना है कि कैसे ट्रू है। एंड इंडिविजुअल सीरीज इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, तो ये सही है। इंडिविजुअल सीरीज जो होती है वो पर्टिकुलर केस होती है डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में जस्ट वही बताया गया पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पर कोई भी मान 2, 4, 6, 8 दिया हो तो ये आपका डिस्क्रीट डिस्क्रीट जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन अगर यही सभी मान 1 हो जाएं तो हम इसको कहेंगे इंडिविजुअल ये सीरीज हो गई या इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट केस का एक पर्टिकुलर केस है जहां पर फ्रीक्वेंसीज का मान 1 होता है, इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेरिएबल इज ऑलवेज। फ्रीक्वेंसी एक वेरिएबल की किन पार्ट्स में होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास x और f, यहाँ पर जो लिखते हैं 20, 24, 28, 30, फिर यहाँ 2, 1, 3, 4 इस तरीके से कुछ लिखते हैं, तो ये ना तो परसेंटेज में होती है ना फ्रैक्शन में होती है, ये इंटीजर होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ समथिंग, नंबर ऑफ एन आइटम, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी क्लास में 3.5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 3.5 तो कुछ होता नहीं, या तो 3 होगा या तो 4 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में लिखी जाती है। फिर डेटा गिवन एज, इस तरीके का जब डेटा दिया गया हो तो इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस है नहीं, डिस्क्रीट सीरीज है, और इंडिविजुअल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 दे ही होनी चाहिए। टाइम सीरीज डेटा भी नहीं क्योंकि टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज होगी। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लासिफाइड एज, इस टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया नहीं गया है तो कंटिन्यूअस होगा नहीं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी नहीं गई है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है कि एक ये फ्रीक्वेंसी जस्ट अगली फ्रीक्वेंसी में ऐड होती है। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ 2, यहाँ पे 5, 2 हो गया, 5 ऐड होना चाहिए तो यहाँ 8 होना चाहिए, तो इसलिए ये फ्रीक्वेंसी एडेड नहीं है, इसलिए ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी नहीं हुई, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इन एन ऑर्डर्ड सीरीज द डेटा आर, ऑर्डर्ड सीरीज में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों हो सकते हैं, सॉरी नाइदर इन आर बी, नहीं एक सेकंड, आइदर ए आर बी होना चाहिए था यहाँ पे, कि जो हमारे पास सीरीज होती है इसमें सीरीज में ऑर्डर्ड सीरीज में जो हमारे पास डेटा सेट होता है ये दोनों टाइप के हो सकते हैं। ये आइदर लिखिए, आइदर ए और बी। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर ही होता है, लेकिन ऑर्डर्ड सीरीज में हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली लेकिन हम लोग असेंडिंग ऑर्डर का ही यूज करते हैं। अब इसके बाद क्या है कि द फ्रीक्वेंसी जो दी गई है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है।
डिस्क्रीट है नहीं, कुमुलेटिव है नहीं, और कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन टाइप का ये है नहीं। अच्छा एक सेकेंड 3 8 14 और ये हो सकता है, ये कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन टाइप जो हमारे पास है ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका आंसर ये लगाइएगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, डिस्क्रीट नहीं होगा, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर देन टाइप ये भी नहीं होगा, ये हमारा होगा लेस देन टाइप में। क्या है कि जस्ट फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिखे, फिर उसके बाद ऐड किए, फिर आगे बढ़ते चले गए, तो ये फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। और इस तरीके की फ्रीक्वेंसी आपको कहीं मिलेगी नहीं, ये केवल कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में ही मिलेगी, क्योंकि जब हमारे पास इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाए और उसके बाद हमारे पास क्लास इंटरवल भी 0 से 10, 10 to 20 और 30 to 40 इस तरीके से 0 से सब शुरू हो रहा है, तो इस टाइप की जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन टाइप का हम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा या बोथ। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन तो दोनों का कर सकते हैं। आपको बताया गया था कि जो हमारे पास, मान लीजिए कि अगर कोई भी हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है, ब्यूटीफुल, हैंडसम, इस तरीके से हमारे पास डेटा है, तो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एक टाइप के लोग रहेंगे, यहाँ पर कुछ एक टाइप के लोग रहेंगे, यहाँ पर कुछ एक टाइप के लोग रहेंगे, मतलब हमारे पास एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, उनका हम कैलकुलेशन, उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव डेटा भी हो सकता है, क्वालिटेटिव डेटा हो सकता है, दोनों यहाँ पे इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बाकी आगे मीन, मीडियन, मोड जब तक न्यूमेरिकल डेटा नहीं रहेगा उसका हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आज का क्लास रहा, जो हमारे पास, जो हम पिछले 6-7 क्लासेस में जो हम पढ़े हैं क्लासिफिकेशन टेबुलेशन पे, जो भी चीज़ें पढ़े हुए हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। अगर इससे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस अगर आपके पास हों तो वो हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिए और अगली क्लास में उन क्वेश्चंस को बता दिया जाएगा। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो जीएसओ का पुराना प्रीवियस ईयर का पेपर है, अब हम आगे से कोशिश करेंगे कि वो उनके भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हों, या इंडिविजुअल तौर पे जो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर इस मैसेज के माध्यम से जो हमें मैसेज भेजेंगे उसी के अनुसार हम उनकी क्लासेस लेंगे। तो हमें जो अभी सूटेबल जो तरीका आप लोग बताएंगे वही सूटेबल है कि एक एक चैप्टर में सभी क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया जाए। जैसे मान लीजिए कि जीएसओ के पेपर में 2015, 16, 18, 20 में जो भी हुआ है पेपर, उसमें हर एक चैप्टर वाइज उसका सोल्यूशन दिया जाए, या एक साथ। अगर एक साथ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए ये भी रहेगा कि उसमें क्लासिफिकेशन हमें नहीं करना पड़ेगा, और फिर उसके साथ एक साथ जब सभी चैप्टर खत्म हो जाएंगे, आपके एग्ज़ाम जब रह जाएगा 1 हफ्ते 10 दिन, तो उसमें हम एक साथ सभी को सॉल्व करा देंगे लाइव आके, ताकि कमेंट बॉक्स में आप सारी चीज़ें पूछ सकें। ठीक है, तो जो भी जैसा भी आपका विचार होगा वो कमेंट बॉक्स या फिर इस नंबर पे मैसेज के माध्यम से, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज सकते हैं। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।